तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूं। फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज पेरू अडॉप्ट्स इंडियाज यूपीआई सिस्टम फॉर एन इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट। यानी वर्ल्ड में भी हमारा यूपीआई सिस्टम अब यूज होने लगा है और वो पहली कंट्री कौन सी है? पेरू। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री ने यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट किया है इंडिया का, तो दैट इज पेरू। पेरू ज्योग्राफी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मॉनसून। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है दैट इज फर्स्ट ह्यूमन डाइज फ्रॉम H5N2 बर्ड फ्लू इन मैक्सिको। तो मैक्सिको में ये पहला एक अजीब केस देखने को मिला है कि जिसमें 59 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। किसके कारण? H5N2 बर्ड फ्लू के कारण। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि H5N2 क्या है? एक तो दैट इज अ बर्ड फ्लू जिससे रेयरली ह्यूमन को डेथ होगी, ह्यूमन की डेथ हो सकती है। बट यहाँ पे केस थोड़ा अजीब हुआ है। कह रहे हैं कि ये सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से वो एक ओल्ड एज व्यक्ति की डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने करंट अफेयर पे चलते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो H5N2 वायरस था वो सबसे पहले फाउंड हुआ था आयरलैंड में इन 1983। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है दैट इज रशियन कॉस्मोनॉट बिकम फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। यानी कि रशिया का पहला व्यक्ति कह सकते हैं हम कि जिसने 1000 दिन कहां पे बिताए हैं? स्पेस में। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है वो व्यक्ति? तो व्यक्ति का नाम है ओलेग कोनेन्को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रशिया के या फिर पूरे वर्ल्ड में, ऑब्वियस सी बात है पूरे वर्ल्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है कि 1000 दिन किसी एस्ट्रोनॉट ने कहां पे बिताए हो? स्पेस में। अगला जो हमारा करंट अफेयर है दैट इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति, जो बच्चे पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। करंट अफेयर क्या है? कह रहे आर्कटिक आइस गेंट वायरसेस में स्लो मेल्टिंग बाय ईटिंग एल्गी। देखिए, हमें पता ही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या दिक्कत आ रही है, ग्लेशियर्स की आइस पिघल रही है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्कवरी हुई है, कह रहे हैं कि आर्कटिक आइस गेंट जो है, आर्कटिक पे क्या है, एक वायरस मिल रहा है। वो वायरस क्या कर सकता है? वो स्लो कर सकता है किसको? मेल्टिंग ऑफ आइस को। इसके बारे में क्या बात है कि देखिए ये क्या करेगा वायरस, ये वायरस एल्गी को खाएगा जो बर्फ के ऊपर होगी, वहां पे ग्लेशियर्स के ऊपर होगी। क्योंकि एल्गी क्या करता है? एल्गी सोक करता है सनशाइन को, टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से बर्फ जो है जल्दी पिघलती है किसकी? ग्लेशियर की। बट ये वायरस क्या करेगा? ये उस एल्गी को खाएगा जिसके कारण जो बर्फ पिघलने का समय है वो बढ़ेगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में भी हमें थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर द पीसीएस एंड यूपीएससी। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे कि जो वन लाइनर है तो उनके लिए मैंने एमसीक्यू बना दिए। तो माउंट कैनोन ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, फिलीपींस का है ये। तो यहां पे क्या हुआ है? यहां पे वेल्केनो इरप्ट हुए हैं। तो आपसे सिंपली ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि माउंट कैलेनोन कहां पे है जहां पे क्या हुए हैं? वेल्केनो इरप्ट हुए हैं। तो वो है फिलीपींस या फिलीपाइंस। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन और, व्हाट इज थिस्मिया मालयाना। तो ये क्या है? ये रिसेंटली एक न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट पाई गई है पेनिनसुलर मलेशिया में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, यही मैंने करंट अफेयर पे क्वेश्चन बना दिया एमसीक्यू, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। H5N2 समटाइम्स इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें पता ही चल चुका है। तो बर्ड फ्लू से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आरबीआई रिपैट्रिनेशन ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूके टू इंडिया। यानी कि आरबीआई ने, ये बात है 1991 की, करीब करीब जो गोल्ड फॉरेन जो हमारे पास एक्सपेंसिव थे उसकी वजह से हमने जो क्राइसिस आ गए थे, तो उस वजह से हमने जो कुछ गोल्ड था अपना किसको दे दिया था? इंग्लैंड को दे दिया था, ताकि हम कुछ लोन ले सके अमाउंट ऑफ। ठीक है, लेकिन अब वो हमने गोल्ड वापस से अपने देश में मंगवा लिया है और वो है 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूके टू इट्स डोमेस्टिक वॉल्ट्स। और इससे एक चीज निकल के बाहर आ रही है, वो ये आ रही है कि यानी कि जो हमारा जो कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबिलिटी पे है और हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी ठीक ठाक है, ताकि हम इन फ्यूचर हमें कोई भी सीवियर फॉरेन एक्सचेंज का लॉस, या फिर हम कह सकते हैं ज्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, ताकि हम कुछ भी इंपोर्ट अगर करते हैं उसकी कीमत हम चुका सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, रोल ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल फूड सेफ्टी। यहां पे अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फूड सेफ्टी में यूज हो सकता है, तो बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल यूज हो सकता है। और हमारे पास याद यहाँ पे टैगलाइन ही यही है, सेफ फूड फॉर अ बेटर लाइफ। यहाँ पे ज्वाइंटली दो ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे काम किया है, फर्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए यहाँ पे आपको अगर जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सिंपली आपसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं। ये कब बनी थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कब है, कहां पे है? रोम, इटली में। सिमिलरली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं, कब बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर मेजरिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग फूड सेफ्टी। यहाँ पे दो टेक्निक सामने आई हैं। फर्स्ट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रिसेंटली सीन इन न्यूज, इसका क्या काम है? तो इट टेस्ट इज अ मोलिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन टू रैपिडली, ये क्या करेगा, बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा फूड को कि क्या उसमें कोई एनिमल डिसीज है तो नहीं, और लेस देन 1 डे में वो देख लेगा कि उसमें कोई डिसीज है फूड में। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एक और मेथड है इसमें, दैट इज फूड इरेडिएशन। इसमें क्या होगा, फूड को एक्सपोज करेंगे आयोनाइजेशन रेडिएशन से, ताकि उसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया और जो भी पेस्ट है उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके, और फूड की लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ, उसको इंक्रीज किया जा सके, और जो हमारा फूड आए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि हम कह सकते हैं हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक ना हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो करंट अफेयर है अभी इसमें ही हम चलेंगे, एटम्स फॉर फूड। ये स्लोगन भी चल रहा है, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है एटम्स फॉर फूड। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो किस किस का है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड FAO। ठीक है, और 2023 वर्ल्ड फूड फोरम कहां पे? रोम में ये हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है क्या। यहां पे सीधा क्या होगा कि कोई भी सेलर है वो अपना प्रोडक्ट सीधा सीधा कंज्यूमर को दे सकता है, विदाउट कोई भी मिडल मैन उसमें नहीं होगा, यानी कि उसको पूरी पेमेंट कहीं कहां पे मिलेगी? डायरेक्ट अपने पास, कोई भी बिचौलिया नहीं होगा जिससे उसकी पेमेंट क्या हो, यानी सीक्वेंस बढ़े बीच में और क्या हो, रेट बढ़ जाए चीज के, यानी डायरेक्ट उसी को ही बेनिफिट मिलेगा। और ये शुरुआत करी थी 2021 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये किसके द्वारा बनाया गया? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अंडर ही इसको लिया गया है, और एक कमेटी भी बनाई गई थी, आपसे पूछ सकते हैं, तो नंदन नीलकनी कमेटी फॉर्म्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये एक इनके द्वारा कमेटी भी बनाई गई थी ताकि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हम शुरू कर सके। यानी कि इसका सीधा सीधा ये है मतलब कि अब जैसे एक व्यक्ति कई सारी जगह पे अपना कंज्यूमर जो है चीजें बेच सकेगा, और डायरेक्टली बेच सकेगा, कंज्यूमर कह रहा हूं सेलर, और वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकेगा और उसको डायरेक्ट पेमेंट आएगी थ्रू, बीच में बेचोलिया कोई नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, लिविंग विल एंड पैसिव एथनेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा का बेंचमार्क एक डिसीजन आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट रजिस्टर्ड अ लिविंग विल। लिविंग विल क्या होता है? देखिए लिविंग विल के बारे में अगर मैं बात करूं, ये 2018 में भी एक केस आया था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिविंग विल में क्या होता है कि कोई व्यक्ति, देखिए दो तरह के यूथनेशिया है यहाँ पे। अच्छा एक और बात उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, कई बार एक टॉपिक ये भी उठा है बीच में कि राइट टू डाई फंडामेंटल राइट है या नहीं। नहीं, राइट टू डाई फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, बट राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट इसमें। लेकिन राइट टू डाई इज नॉट द फंडामेंटल राइट, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट। यहां पे बात हो रही है कि अब लिविंग विल क्या होगा और पैसिव एथनेशिया क्या होता है। देखिए दो तरह के यूथनेशिया होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव यूथनेशिया, यानी किलिंग ए पेशेंट बाय एक्टिव मींस, यानी कि उसको कुछ ऐसा ड्रग दे दिया जाएगा क्योंकि उसे कुछ ऐसी बीमारी है। यूथनेशिया किसे दिया जाएगा कि ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल नहीं है, और ना वो व्यक्ति कुछ कर पा रहा है, ना बाहर जा पा रहा है, उसकी लाइफ लगभग डेड ही है,
तो उसे क्या किया जाएगा, इंजेक्टिंग ए पेशेंट विद अ लीथल डोज ऑफ अ ड्रग, उसे डोज ऑफ ड्रग दी जाएगी जिससे उसकी जिंदगी समाप्त हो सके। नेक्स्ट, समटाइम्स इसको एग्रेसिव इंथोनेशिया भी कह देते हैं, लेकिन उसके मुकाबले जो पैसिव इंथोनेशिया है वो क्या है, इनिशियली लेटिंग अ पेशेंट डाई बाय विद होल्डिंग अ आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सच एज वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब। यानी इसमें क्या होगा, लिविंग विल का मतलब यह है कि जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है वो कोमा में है, वो कोई ऑब्वियस सी बात है कोई बात का जवाब तो दे नहीं सकता, तो उसके फैमिली मेंबर ये डिसाइड करेंगे कि इसको पैसिव एथोनेशिया दिया जाए या नहीं दिया जाए, और उसमें बहुत थोड़ा सा प्रोसेस भी है कि 2 व्यक्तियों के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे होगा क्या, उसमें सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है, पैसिव एथोनेशिया में वेंटिलेटर की सुविधा को हटा देंगे और क्या कर सकते हैं, फीडिंग ट्यूब भी हटा सकते हैं। और ये 2 टॉपिक जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एथोनेशिया आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक ये थे हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।